तुम शायद बहुत सारी ऐसी कहानियां जानते हो जहां कोई लूजर मरकर रीबॉर्न हो जाता है और उसे सेकंड चांस मिलता है। लेकिन अगर मैं तुम्हें बताऊं कि इस कहानी में ऐसा लकी इंसान दुनिया का आखिरी ड्रैगन था जिसे इंसानों ने मार दिया था। वो एक छोटे गांव के रे नाम के बच्चे के रूप में रीबॉर्न होता है और जल्दी ही स्ट्रांग बनने की ट्रेनिंग शुरू कर देता है। वो एकेडमी में एंटर करता है और तुम क्या सोचते हो आगे क्या होगा? चलो पता लगाते हैं। लेकिन उससे पहले कहानी को शुरुआत से शुरू करते हैं। ड्रैगन्स ने हमेशा अपनी पावर से इंसानों के दिलों में डर पैदा किया है। इसी वजह से उनका शिकार किया जाने लगा। जल्द ही सभी ड्रैगन्स में से केवल एक ही बचा। उसने अपनी जिंदगी का आखिरी गोल इंसानों से बदला लेना चुना। अपनी पूरी कोशिशों के बावजूद वो मार दिया गया। बहुत बड़ी संख्या में इंसानों द्वारा डिफीट कर दिया गया। लेकिन जैसे जैसे अंधेरा छाने लगा उसे आवाजें सुनाई देने लगी और यहीं से एक नई शुरुआत होती है। देखो, वही माइटी रेड ड्रैगन जो इंसानों से नफरत करने लगा था, आखिरकार एक शिशु के शरीर में रीइंकार्नेट हो गया। एक हेल्पलेस बेबी जिसे उसके पिता प्यार से गोद में लिए हुए थे। बेशक एक इंसान द्वारा इतनी कैजुअली पकड़े जाने से ये गुस्से से भर गया, लेकिन बिना पंखों के उड़ नहीं सकता था और बिना पंजों के हमला नहीं कर सकता था। इसलिए छोटा बेबी बस बेबस होकर अपने हाथ पैर हिलाता रहा। ये टाइनी मर्डर मशीन लगातार छटपटाता रहा और आखिरकार उसने तय किया कि अब अपनी अल्टीमेट मूव अनलीश करने का समय आ गया है। ऑल पावरफुल इंसिनरेटिंग ड्रैगन ब्रेथ, वही जिससे वो पहले अपने दुश्मनों को राख बना देता था। या कम से कम उसे ऐसा लगा, क्योंकि ये छोटा बेबी जो सबसे अच्छा कर सकता है वो है बस हवा फूकना और अपने पिता के चेहरे पर थूक उछाल देना। हाँ, रेड ड्रैगन की गॉडली ब्रेथ अब बस एक मामूली थूक बनकर रह गई है, जबकि छोटा सोचने लगा है कि उसकी मैजिक कहाँ गई। फिर ड्रैगन का सामना उसके फाइनल बॉस से हुआ, एक टाइगर मॉम जो तुम्हारी धुनाई कर देगी अगर तुम बिहेव नहीं करोगे। माइटी रेड ड्रैगन भी इस औरत के गुस्से से डर गया, लेकिन वो बस उसका चेहरा सहलाती है और उसे उसका नया नाम रे याद दिलाती है। एक माइटी रेड ड्रैगन के लिए इतना पैथेटिक नाम उस बीस्ट के लिए इंसल्ट जैसा है। अभी वो एक छोटा सा नन्हा जीव है, लेकिन उसकी पिछली जिंदगी में ऐसा नहीं था। उसी समय रे ने रीइंकार्नेशन का मौका मिलने का जश्न मनाया। आखिरकार वो उन इविल इंसानों से बदला ले सकता है जिन्होंने उसकी जाति का स्लॉटर किया था। अपने इनर जेनोसाइडल मेनियाक को जगाते हुए ड्रैगन इंसानी रेस को अन्नाइलेट करने की कसम खाता है, जबकि वो अपनी उम्र के हिसाब से पागलों की तरह हंस रहा है। उसके पिता सोचने लगते हैं कि वे इस दुनिया में कैसा नॉटी बेबी ले आए हैं। फिर भी इससे ये सच नहीं बदलता कि उसके दोनों पेरेंट्स उसे बहुत प्यार करते हैं, जबकि वो अपनी लिटिल गूग गागा बेबी वॉइस में डेथ थ्रेट्स बड़बड़ा रहा है। अचानक उसे नींद घेर लेती है। उसने मुश्किल से अपना मुंह भी हिलाया था और वो पहले ही सो गया। सोने से पहले रे का आखिरी विचार इंसानों की पैथेटिक एंड्योरेंस के बारे में होता है। दृश्य बदलता है और रे अब थोड़ा बड़ा हो चुका है और इंसान की जिंदगी का अनुभव कर रहा है। अपने परिवार के साथ बिताए कम समय में उसने अपने पेरेंट्स के बारे में बहुत कुछ सीख लिया है। स्कारलेट और जेक उसे प्यार और काइंडनेस से पाल रहे हैं। उसकी माँ हर तरह से एक सुंदर महिला है, जबकि उसके पिता अपनी मस्कुलर फिजिक के कारण उसकी एडमिरेशन जीत लेते हैं। आरवाई ने गांव वालों को उसके परिवार के साथ इंटरैक्ट करते देखा है और वे हमेशा एक दूसरे के साथ बहुत रिस्पेक्ट से पेश आते हैं, एक दूसरे की स्वॉर्ड स्किल्स की तारीफ करते हुए और भी बहुत कुछ। यही वह एडवेंचरर्स के बारे में भी सीखता है। छोटा ड्रैगन बेबी रेंगते हुए अपनी माँ के पास जाता है ताकि खाने के लिए उसका अटेंशन पा सके। ये साधारण सा काम गांव वालों को इम्प्रेस कर देता है, क्योंकि उन्होंने कभी ऐसा बेबी नहीं देखा जो अपनी जरूरतों के बारे में अवेयर हो। अजीब तरह से गांव वाले जल्दी ही लड़के के असामान्य रेड हेयर को नोटिस करने लगते हैं, जो उसके पेरेंट्स से बिल्कुल मेल नहीं खाता। लड़के के पिता बताते हैं कि रे के बाल कुछ दिन पहले अचानक रेड कलर के हो गए। ये टाइनी मर्डर मशीन के लिए एक शानदार खबर है, जिसे शक है कि उसकी पावर्स जल्द वापस आएंगी। दिलचस्प बात यह है कि जब गांव वाले घर से चले जाते हैं, आरवाई उन्हें उसके रेड हेयर के बारे में बात करते हुए सुनता है। वे शक करते हैं कि ये फैमिली कर्स्ड हो सकती है और ये बात डिस्ट्रक्शन के छोटे ड्रैगन को उसके अनफैथोमेबल ऑरा पर गर्व महसूस कराती है। बेशक वही ऑरा उसके पेरेंट्स पर कोई असर नहीं करता, जो उसे एक हार्मलेस लिटिल डूड की तरह ट्रीट करते हैं। अपनी पिछली जिंदगी के ड्रैगन की तरह टाइनी मर्डर मशीन अपना खाना जानवरों की तरह खाता है और हर चीज गंदी कर देता है।
अजीब बात यह है कि वो चाहे जितनी कोशिश करे उन्हें गुस्सा दिलाने की, या उसके पिता के मामले में चाहे जितनी बार उनके चेहरे पर पेशाब करने की कोशिश करे, वे फिर भी उसका केयर करते हैं। ये दोनों इंसान उसे सबसे ज्यादा प्यार करते हैं, ऐसा प्यार दिखाते हैं जैसा ड्रैगन ने पहले कभी महसूस नहीं किया। माइटी ड्रैगन के लिए इस फैमिली के साथ रहना नरक की परिभाषा जैसा है। हमें ये भी बताया जाता है कि इस दुनिया में एडवेंचरर्स बहुत रेयर है, और रे की माँ एक मेज थी, जो और भी ज्यादा यूनिक बात थी। ड्रैगन बच्चा सोचता है कि अगर भविष्य में उसे दुनिया की सबसे पावरफुल मैजिक मिल गई, यानी उसकी ड्रैगन पावर्स, तो उसका बदला लेना आसान हो जाएगा। समय बीतता है और रे 2 साल का हो जाता है। इस उम्र पर पहुंचते ही हर बच्चे को मेज इवैल्यूएशन में शामिल होने का मौका मिलता है, और यही वो दिन है जब आरवाई को पता चलेगा कि उसके पास मना एनर्जी है या नहीं। जब जेक उन्हें गुड बाय कहकर गुड लक विश करता है, आरवाई अपनी माँ की बाहों से चिपक जाता है और वे हॉर्स कार्ट में निकल जाते हैं। लड़का फिर नैरेट करता है कि रेड ड्रैगन के रीइंकार्नेशन और एक मेज के डिसेंडेंट होने के कारण वो निश्चित रूप से इवैल्यूएशन टेस्ट पास करेगा, और अगर वो अपनी मैजिक वापस पा लेता है तो उसे फिर से टॉप पर लौटने से कोई नहीं रोक सकता। बाद में वे टाउन पहुंचते हैं और रेड हेड बच्चा झपकी से उठकर खुद को स्ट्रेच करता है, सोचते हुए कि उसे बस एक ही चीज की चिंता है, और वह है ये कमजोर ह्यूमन बॉडी। जब स्कारलेट उसे भीड़ भाड़ वाले सेंट्रल मार्केट प्लेस में लेकर घूमती है, रे आसपास की चीजों को ऑब्जर्व करता है, जहां एडवेंचरर्स हाई क्वालिटी बीस्ट क्रिस्टल्स बेचते हुए दिखाई देते हैं। इसी बीच एक बैगर एक एडवेंचरर के पास आता है और उससे खाना मांगता है, लेकिन वो उसे लात मारकर भगा देता है और अपने बिजनेस के रास्ते में न आने की चेतावनी देता है। लोग सोचते हैं कि बैगर कितना अनलकी है। वही रे, जो कुछ समय से उन्हें नोटिस कर रहा था, सोचता है कि भले ही ये सब इंसान हैं, फिर भी ये दूसरों को नीचा दिखाते हैं और कमजोरों का मजाक उड़ाते हैं। उसे अपनी पिछली जिंदगी याद आती है, जब वो ड्रैगन था और कमजोरों की रक्षा करना अपना कर्तव्य मानता था और बहुत मेहनत करता था, लेकिन आखिर में वह भी असफल हो गया। अपने फ्लैशबैक से बाहर निकलते हुए वे आखिरकार मैजिक इवैल्यूएशन के लिए रोलंद एकेडमी पहुंचते हैं। वहां नाम पुकारे जाने के इंतजार में लंबी क्यू लगी हुई है। जबकि आरवाई अपनी बारी को लेकर एक्साइटेड है, वो आसपास देखता है और बच्चों को रोते हुए देखता है क्योंकि वे टेस्ट पास नहीं कर पाए। जब एक बच्चा इसे अनफेयर कहकर रोता है, ड्रैगन बच्चा उसे फूलिश कहता है और सोचता है कि ये दुनिया हमेशा से अनफेयर रही है। थोड़ी देर बाद वो अपनी माँ की बाहों में रिलैक्स करता है और लगता है कि अब उसकी बारी आ गई है, क्योंकि उसे रे टैलन नाम से बुलाया जाता है। मेज आरवाई को बुलाता है और उसकी माँ से कहता है कि वो अपने बेटे के हाथ क्रिस्टल बॉल पर रखवाए। वो समझाता है कि अगर बच्चे में मैजिक की एबिलिटी होगी तो क्रिस्टल चमकेगा और उसकी चमक का कलर बताएगा कि उसमें कौन सा एलिमेंट है। बच्चा उत्साह से अपने हाथ सीधा करके क्रिस्टल बॉल पर रखने के लिए आगे बढ़ता है, उम्मीद करते हुए कि माइटी रेड ड्रैगन होने के कारण सब हैरान रह जाएंगे। कॉन्फिडेंट होकर वो क्रिस्टल के ग्लो करने का इंतजार करता है और सोचता है कि ड्रैगन होने के नाते वो हर तरह की मैजिक में माहिर है। अचानक स्कारलेट रोने लगती है और बच्चा अपनी माँ के चेहरे पर आंसू बहते हुए देखता है। रे घबरा जाता है और सोचता है कि शायद उसकी माँ उसकी मैजिक टैलेंट देखकर शॉक्ड है या खुश होकर रो रही है, क्योंकि उसका एलिमेंट भी वही है। लेकिन उसके विचार टूट जाते हैं जब वो देखता है कि क्रिस्टल बॉल बिल्कुल भी ग्लो नहीं कर रहा। तभी बूढ़ा विजर्ड उनकी उम्मीद तोड़ते हुए निराशा से बताता है कि आरवाई में मैजिक की एबिलिटी नहीं है। ये सुनकर छोटा लड़का घबरा जाता है और अपने दिमाग में सोचता है कि वो अपनी पिछली जिंदगी में सबसे शक्तिशाली रेड ड्रैगन था और बिना मैजिक के ड्रैगन होना बेतुका है। खुद को तसल्ली देने के लिए स्कारलेट विजर्ड से पूछती है कि क्या वह इस बात को लेकर श्योर है, क्योंकि वो खुद इसी एकेडमी से ग्रेजुएट हुई थी। लेकिन रे, जो बहुत गुस्से में दिखता है, अपने छोटे हाथों से क्रिस्टल बॉल पर जोर से मारता है, ये मानते हुए कि विजर्ड गलत है और ये बेवकूफ क्रिस्टल बॉल खराब है। विजर्ड तुरंत क्रिस्टल बॉल उठा लेता है और कहता है कि वो कुछ नहीं कर सकता, लेकिन लगता है कि बूढ़े आदमी ने ड्रैगन के प्राइड को चोट पहुंचा दी, क्योंकि गुस्से में लड़का अपना पैसिफायर थूक देता है और सोचता है कि क्या विजर्ड जानता है कि वो मैजिक का रूलर है। हमारा लड़का गुस्से में बूढ़े आदमी की लंबी दाढ़ी पकड़कर उसे खींचने लगता है और फ्रस्ट्रेशन में उसकी मूंछ भी खींच देता है, ये मानते हुए कि विजर्ड झूठ बोल रहा है और उसकी एबिलिटी छिपाकर उसकी माँ को धोखा दे रहा है।
स्कारलेट घबरा जाती है और अपने बेटे को रोकने की कोशिश करती है, लेकिन आरवाई पागलों की तरह उसकी दाढ़ी खींचता रहता है। छोटा लड़का सोचता है कि वो मैजिक के बारे में सब जानता है और ड्रैगन होने के नाते ये असंभव है कि उसमें मैजिक की एप्टीट्यूड न हो, और ये भी कहता है कि लेजेंडरी ड्रैगन के रीइंकार्नेशन के बाद मैजिक न जानना बिल्कुल मजाक है। घर वापस लौटते समय कार्ट में आरवाई सोचता है कि शायद उसने बहुत सारे इंसानों को मारने के कारण हेवन उसे सजा दे रहा है, लेकिन वो उलझन में है कि अगर आखिर में सजा ही मिलनी थी तो उसे रीइंकार्नेट करने का क्या मतलब था। तभी उसके दिमाग में कुछ चमकता है और उसे स्थिति समझ में आने लगती है। हमारा लड़का निष्कर्ष निकालता है कि हेवन उसकी परीक्षा ले रहा है, इसलिए अगर वो मेज नहीं बन सकता तो उसे बदला लेने का कोई और तरीका ढूंढना चाहिए। बाद में खाने की मेज पर जब सब खाना खा रहे होते हैं, आरवाई अपने पिता को घूरता है और टूटी फूटी बातों में उससे लड़ना सिखाने की विनती करता है। जेक सोचता है कि क्या वो उससे स्वॉर्ड्समैनशिप सीखना चाहता है, और हमारा लड़का उम्मीद करता है कि भले ही वो मैजिक नहीं सीख सकता, फिर भी वो स्वॉर्ड्समैन बनकर इंसानों से बदला लेने का सपना पूरा कर सकता है। अगला दृश्य जेक को दिखाता है, जो अपने बेटे रे को स्वॉर्ड्समैनशिप सिखा रहा है, जो अब थोड़ा बड़ा हो गया है। हालांकि लगता है कि बदला लेने की जलती हुई इच्छा उतनी आसान नहीं थी जितना उसने सोचा था। हमारा लड़का बताता है कि वो पिछले 2 साल से अपने पिता से स्वॉर्ड्समैनशिप सीख रहा है, लेकिन हर बार उसे हराने में असफल रहा है। जब जेक और उसका बेटा वुडन स्वॉर्ड से प्रैक्टिस करते दिखते हैं, रे अपनी स्वॉर्ड तैयार करता है और अपने पिता के खिलाफ जीतने का निश्चय करता है। अपने पिता की चालों को ध्यान से देखते हुए हमारा लड़का सोचता है कि उसे बस सही मौका पकड़ना है और ठीक उसी पल घूमना है जब जेक अपनी स्वॉर्ड नीचे घुमाए ताकि वो उसके साइड पर हमला कर सके। उसी समय वो मौका लेने और अपनी प्लान्ड मूव एक्सिक्यूट करने की कोशिश करता है। दुर्भाग्य से आरवाई ऐसा करने में असफल हो जाता है क्योंकि उसके पैर उलझ जाते हैं और उसके पिता की वुडन स्वॉर्ड सीधे उसके सिर पर लगती है। एक बार फिर चोट खाने के बाद आरवाई सोचता है कि हर बार ऐसा ही क्यों होता है, ये मानते हुए कि उसका शरीर उसके दिमाग का साथ नहीं दे पा रहा और उसके ये क्लमजी लिम्स उसे नीचे खींच रहे हैं। बाद में बेचारा छोटा बच्चा बिस्तर पर पड़ा होश में आता है क्योंकि सिर पर चोट लगने से वो बेहोश हो गया था, और जेक हल्का सा हंसता है। उसे हंसते देखकर स्कारलेट उस पर चिल्लाती है कि मजाक मत करो और थोड़ा संभल कर रहो, क्योंकि उनका बेटा अभी सिर्फ 4 साल का है, ये बताते हुए कि नाइट ट्रायल्स जल्द ही आने वाले हैं। उसका पिता बड़बड़ाता है कि अगर वो ऐसे ही प्रैक्टिस करता रहा तो पास नहीं हो पाएगा, लेकिन स्कारलेट, जो गुस्से में दिखती है, कहती है कि वो आरवाई पर बहुत दबाव डाल रहा है और उसे उनकी राह पर चलने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एडवेंचरर बनने के अलावा भी बहुत अच्छे काम है। लेकिन मिस्टर टैलन अपनी पत्नी को भरोसा दिलाता है कि वो उस पर दबाव नहीं डाल रहा और आरवाई सिर्फ अपनी कम उम्र की वजह से क्लमजी है, क्योंकि अभी उसके शरीर पर उसका पूरा कंट्रोल नहीं है। वो ये भी जोड़ता है कि उनके पास अभी पूरा 1 साल बाकी है और उन्हें विश्वास रखना होगा कि उनका बेटा एवरी नाइट एकेडमी में प्रवेश कर सकता है। ये सुनकर हमारा लड़का सोचता है कि नाइट ट्रायल्स तक अभी उसके पास 1 साल है और उसे शक होता है कि क्या वह ये कर पाएगा। ये सोचकर कि वो रेड ड्रैगन का रीइंकार्नेशन है, इसलिए इंसानों जितना कमजोर नहीं हो सकता, आरवाई उत्साहित हो जाता है और अपने पेरेंट्स को भरोसा दिलाता है कि वो कर सकता है, ये कहते हुए कि वह दुनिया का सबसे शक्तिशाली व्यक्ति बनेगा। प्रैक्टिस को अगले स्तर पर ले जाने के लिए जेक अपने बेटे को एक गिफ्ट देता है और वो एक असली स्वॉर्ड निकलती है जिससे अब वे प्रैक्टिस करेंगे। हमारा लड़का असली स्वॉर्ड हाथ में पकड़कर हैरान रह जाता है क्योंकि वो संभालने के लिए बहुत बड़ी लगती है, लेकिन जेक कहता है कि ये स्वॉर्ड उसके कंट्रोल को जल्दी बढ़ाने में मदद करेगी और उसके कान में एक और गिफ्ट के बारे में फुसफुसाता है। हमारा लड़का सोचता है कि उसके पिता इतने मिस्टेरियस क्यों बन रहे हैं। वे स्टोरेज रूम में पहुंचते हैं और उसके आश्चर्य के लिए वहां एक मैजिक पपेट खड़ा होता है। रे सोचता है कि इसका क्या इस्तेमाल होगा, तभी उसका पिता चेतावनी देता है कि इसे कम मत समझना, क्योंकि ये पपेट मैजिक से चलता है और एवियन एकेडमी के स्टूडेंट्स अपने अप्रेंटिसेस को ट्रेन करने के लिए इसका उपयोग करते हैं। हालांकि वो शक भरी नजर से पपेट को देखता है और सोचता है कि क्या उसके पिता सच कह रहे हैं। इसके बाद जेक अपने बेटे को पपेट पर हमला करने की चुनौती देता है और वो आत्मविश्वास से इसे स्वीकार कर लेता है। अपनी कलाई वार्म अप करने के बाद रे पूरी ताकत से स्वॉर्ड पपेट की ओर चलाता है
और वो लेवल 1 पर एक्टिवेट हो जाता है। लेकिन जैसे ही स्वॉर्ड पपेट की शील्ड से टकराती है, वो पल भर में पलटवार करता है और रे की स्वॉर्ड उड़ जाती है। लेवल 1 खत्म होते ही छोटा लड़का हारकर निराश रह जाता है। अपने बेटे को हताश देखकर जेक उसे समझाता है और कहता है कि अगर वो पहले लेवल को ही जीत ले तो भी वो नाइट ट्रायल एग्जाम पास कर सकता है, ये जोड़ते हुए कि उसने ये पपेट पाने के लिए अपने बहुत से कनेक्शंस का इस्तेमाल किया है। ये सुनकर रे पहले से भी ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है और सोचता है कि वो ट्रायल जल्दी ही जीत लेगा। ऐसा लगता है कि इस बार हमारा लड़का जीतने के लिए दृढ़ है और पूरी तरह थक जाने के बाद जमीन पर गिर पड़ता है क्योंकि वो बहुत कड़ी प्रैक्टिस कर रहा है। रे गहरी सांस लेता है क्योंकि उसकी मूवमेंट्स उसके दिमाग का साथ नहीं दे पा रही है और वह अपने कमजोर ह्यूमन बॉडी से चिढ़ जाता है। वो आगे सोचता है कि अगर वो इसी तरह आगे बढ़ता रहा तो पपेट को भी नहीं हरा पाएगा। बदला लेना तो दूर की बात है। अचानक पीछे से एक आवाज गूंजती है और पूछती है कि वो पपेट को हराना क्यों चाहता है, जिससे हमारा लड़का चौंक जाता है और स्वॉर्ड घुमाने के लिए तैयार हो जाता है। ये सोचते हुए कि आवाज कहाँ से आई, वो एक लड़की को देखता है जो चुपके से उसके पास आ गई थी और वो घबरा जाता है। सुनहरे बालों वाली लड़की रे से माफी मांगती है कि वो उसे डराना नहीं चाहती थी और अपना नाम एमी बताती है, ये बताते हुए कि वो इसी गांव में रहती है। लड़की कहती है कि उसने आरवाई को पहाड़ों में इस समय देखा तो वो उसे सनडाउन से पहले नीचे जाने की याद दिलाने आई। थोड़ा घबराकर वो उससे पूछता है कि क्या ये जगह खतरनाक है और एमी बताने लगती है कि सुबह के समय ये जगह सुरक्षित होती है, लेकिन जंगल के बहुत पास होने के कारण सनडाउन के बाद मैजिक बीस्ट्स दिखाई दे सकते हैं। आरवाई को ये जानकारी दिलचस्प लगती है और वो हैरान होता है कि उसे इतना सब कैसे पता है। तो एमी बताती है कि वो फल और सब्जियां इकट्ठा करती है, इसलिए इस जगह से अच्छी तरह परिचित है। फिर वो उसे साथ में पहाड़ से नीचे चलने का प्रस्ताव देती है क्योंकि जल्द ही अंधेरा होने वाला है और हमारा लड़का तुरंत मान जाता है। जब वे अपने नाम बताते हैं तो पता चलता है कि एमी पहले से ही उसका नाम जानती है क्योंकि वह अपने गांव में काफी फेमस है। ये सुनकर हैरानी नहीं होती, आरवाई अपने ही विचारों से चौंक जाता है क्योंकि वह जानता है कि गांव में फेमस होने की वजह क्या है। हमें पता चलता है कि बहुत से लोग टैलेंट फैमिली की प्रशंसा करते हैं, खासकर जेक की, और जब वो गांव में टहलने निकलता है तो लोग उससे अक्सर बात करते हैं। लेकिन जब वो अपने रेड हेड बेटे रे के साथ गांव में घूमता है तो कुछ लोग उसके बेटे के बारे में गॉसिप करते हैं, ये कहते हुए कि वो कर्स्ड है और ये कर्ज कॉन्टेजियस भी हो सकता है। ऐसा लगता है कि इस गांव में जेक के बेटे के अलावा किसी इंसान के रेड हेयर कभी नहीं हुए। ये कठोर बातें सुनकर आरवाई सोचता है कि लोग उसके पेरेंट्स का सम्मान करते हैं लेकिन उससे बेवजह डरते हैं और इसी कारण वो अपने ही गांव में एक फॉरेन एंटिटी बन गया है जिसे कोई पसंद नहीं करता। उसे अपनी पिछली जिंदगी याद आती है जब वो ड्रैगन था। वो सोचता है कि शायद ऐसा इसलिए है क्योंकि बड़े लोग बच्चों को डराने के लिए विशस और हॉरिफाइंग रेड ड्रैगन्स की कहानियां सुनाते हैं। रेड रंग ताकत का प्रतीक है लेकिन इंसानी समाज में इसे ईविल माना जाता है। वो इस आयरनी पर विचार करता है कि लालची इंसानों ने ही उनकी जाति को खत्म किया, लेकिन कहानियों में हमेशा ड्रैगन्स को ही ईविल बताया जाता है। अपने बदले को सही ठहराते हुए आरवाई कहता है कि उन्होंने ये सब सिर्फ खुद की रक्षा के लिए किया था, लेकिन इंसानों ने इसे उनकी ब्रुटैलिटी का सबूत माना। जब हमारा लड़का इंसानों की घिनौनी प्रकृति के बारे में सोचते हुए खो जाता है, तभी एमी उसे टोकती है और पूछती है कि वो क्या सोच रहा है। रे अपने विचारों से बाहर आता है और उसके साथ पहाड़ से नीचे उतरने लगता है। एमी बात शुरू करती है कि वो उसे इन दिनों अक्सर पहाड़ पर देख रही है और पूछती है कि क्या वो प्रैक्टिस कर रहा है। जब हमारा लड़का बताता है कि वो स्वॉर्ड्समैन बनना चाहता है तो वो कहती है कि ये कूल है क्योंकि रे का पिता गांव का इकलौता स्वॉर्ड्समैन है। वो उससे पूछती है कि क्या वो नाइट एकेडमी ज्वाइन करेगा और हमारा लड़का सिर हिलाकर हाँ कहता है। बात जारी रखते हुए एमी बताती है कि उसका भाई भी एग्जाम देने वाला है क्योंकि वो बहुत स्ट्रांग है और दावा करता है कि गांव में कोई उसे हरा नहीं सकता, लेकिन वो आरवाई से जेलस है क्योंकि उसके पिता उसे सिखाते हैं जबकि आम लोगों को स्वॉर्ड्समैनशिप सीखने का मौका नहीं मिलता। जब रे उससे पूछता है कि क्या उसका कोई भाई है तो ब्लॉन्ड हेड लड़की उत्साहित हो जाती है और पूछती है कि क्या वो उसके भाई से दोस्ती करना चाहेगा ताकि वे साथ में प्रैक्टिस कर सकें। तभी अचानक दोनों को कदमों की आवाज इंटरप्ट करती है और पता चलता है कि वो गैरी है, एमी का भाई, जो बदतमीजी से हमारे रेड हेड लड़के को
अपनी बहन से दूर रहने का आदेश देता है। अपने भाई को देखकर एमी प्रोटेक्टिव तरीके से रे के सामने खड़ी हो जाती है और कहती है कि उसने उसके साथ कुछ भी गलत नहीं किया। गैरी आगे बढ़कर अपनी बहन से पूछताछ करता है कि वो रेड हेड लड़के के साथ क्यों है और याद दिलाता है कि वो कर्स्ड है और ये कॉन्टेजियस भी हो सकता है। वो उसके बालों को छूकर देखता है कि कहीं कर्ज की वजह से उसके बाल रेड तो नहीं हो गए। उसकी बदतमीजी से एमी परेशान हो जाती है। तभी गैरी के साथ आए 2 लड़के रे के पास आते हैं और एमी के साथ चलने के लिए उसे ह्यूमिलिएट करते हैं, उसे शेमलेस कहते हुए। वे दोनों रेड हेड लड़के को बुली करते हैं और मजाक उड़ाते हैं कि उसके पेरेंट्स के लिए उसके जैसे कर्स्ड बच्चे को पालना कितना मुश्किल होगा। वे आरवाई को चेतावनी देते हैं कि वो अपने परिवार के साथ गांव छोड़ दे, बड़बड़ाते हुए कि वे साधारण लोग हैं और कर्ज से जुड़ना नहीं चाहते। उनमें से एक कहता है कि ये हाई एंड माइटी एडवेंचरस लोली सिविलियंस के प्रति सहानुभूति रखने की कोई वजह नहीं रखते। जैसे ही वे ये शब्द कहते हैं, रे गुस्से में अपनी मुट्ठी भींचता है और बुल्ली के चेहरे पर जोरदार पंच मारता है। चुप रहना छोड़कर वो गैरी को भी मारने के लिए बढ़ता है, लेकिन उसका एक साथी आगे आकर वार झेल लेता है। फिर भी पंच इतना जोरदार होता है कि गैरी भी दूर जा गिरता है। हमारा लड़का साफ करता है कि वो सिर्फ उसी को मारना चाहता है जिसने उसके पेरेंट्स का अपमान किया। गैरी उसे रे टैलन कहकर पुकारता है और कहता है कि वह जानता है उसके पेरेंट्स एडवेंचरर्स है और उसका पिता स्वॉर्ड्समैन है। ये मानते हुए कि उसे ट्रेनिंग मिली है, गैरी उसे फाइट के लिए चैलेंज करता है और कहता है कि वो वेपन्स इस्तेमाल नहीं करेगा क्योंकि वो उसे मारना नहीं चाहता। दोनों अपनी सोर्ड्स फेंक देते हैं और रे कहता है कि वे सब एक साथ हमला कर सकते हैं क्योंकि उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। उनकी फाइट जारी रहती है और दोनों एक दूसरे पर पंचेस बरसाते हैं, लेकिन जल्दी ही साफ हो जाता है कि हमारे लड़के का कमजोर ह्यूमन बॉडी गंभीर चोटें सहता है और गैरी के आखिरी जोरदार वार से वो दूर जा गिरता है और जमीन पर पटका जाता है। बेचारा खून से लथपथ जमीन पर गिर जाता है और गैरी पूछता है कि क्या वह हार मानता है, लेकिन लगता है आरवाई अभी भी हार नहीं मानता क्योंकि वह किसी तरह फिर से खड़ा हो जाता है। इस बीच गैरी उसका मजाक उड़ाते हुए कहता है कि उसे निराशा हुई क्योंकि रे के महान स्वॉर्ड्समैन पिता ने उसे ट्रेन किया, फिर भी वो बेकार लगता है। बुल्ली खुद की तारीफ करते हुए कहता है कि उसका पिता तो सिर्फ एक साधारण मर्चेंट है, फिर भी वो अच्छा स्वॉर्ड्समैन है। उसे निराश करने के लिए वो बेरमी से कहता है कि उसे स्वॉर्ड्समैन बनने का सपना छोड़ देना चाहिए और कुछ ऐसा करना चाहिए जिसमें वह अच्छा हो। ये सुनकर वे चुभने वाले शब्द रे के दिमाग में गूंजने लगते हैं और वो बेबस होकर जमीन पर पड़ा रहता है। घर लौटने पर एमी अपने बदतमीज भाई को डांटती है और कहती है कि उसने जरूरत से ज्यादा रिएक्शन दिया, लेकिन गैरी अपने काम को सही ठहराते हुए कहता है कि आरवाई इसके लायक था और अपनी बहन को चेतावनी देता है कि भविष्य में उस लड़के से दूर रहें क्योंकि बहुत से लोग उस कर्स्ड रेड हेड लड़के से डरते हैं। वो साफ करता है कि रे के पेरेंट्स एडवेंचरर्स हैं जबकि उनके पेरेंट्स साधारण लोग हैं। ये सुनकर एमी गुस्से में चिल्लाती है और उससे कहती है कि अपना खाना खुद ले आए, बड़बड़ाते हुए कि वो उससे नफरत करती है। जब उसकी बहन गुस्से में चली जाती है, गैरी अपने हाथ पर कुछ नोटिस करता है। वो उस निशान को देखता है और सोचता है कि अगर उसने प्रोटेक्टिव गियर नहीं पहना होता तो पहले ही वार में उसका हाथ टूट जाता और आरवाई फाइट जीत जाता। अगले सीन में हमें पता चलता है कि आरवाई घर लौटता है। उसके चेहरे पर घाव और निशान है और कपड़े कीचड़ से भरे हुए हैं। उसकी माँ जो डिनर बना रही थी उसकी ओर मुड़ती है। वो उसके देर से आने पर सवाल करती है और अपने घायल व थके हुए बेटे को देखकर तुरंत समझ जाती है कि वो किसी फाइट में था। लड़का अपनी माँ को भरोसा दिलाता है कि उसे प्रैक्टिस के दौरान चोट लगी, लेकिन वो जानती है कि वो झूठ बोल रहा है और सोचती है कि शायद बच्चों ने उसे बुल्ली किया। हमारा जिद्दी लड़का इसे नकार देता है जबकि स्कारलेट उसके घावों को देखती है। आरवाई हमेशा स्ट्रांग बनने की कोशिश करता है और यहाँ भी वही करता है, ये कहते हुए कि अब वो एक मैन है। इसी बीच जेक अपने बेटे की समझदारी भरी बातें सुनता है और उसकी प्रैक्टिस की तारीफ करता है। डिनर का समय करीब होने के बावजूद हमारा लड़का एक बार फिर प्रैक्टिस करने का फैसला करता है। उसके पेरेंट्स उसे रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो उन्हें ये कहकर मना लेता है कि ज्यादा समय नहीं लगेगा। स्टोरेज रूम में हम आरवाई को पपेट को लेवल 1 पर एक्टिवेट करते देखते हैं और वो आसानी से उसके अटैक्स डॉज कर लेता है
क्योंकि अब वो पपेट के अटैक पैटर्न का आदी हो चुका है। जैसे ही वो मौका ढूंढता है, वो अपनी स्वॉर्ड पोजीशन करता है और वार करते ही स्वॉर्ड लकड़ी के पिलर में फंस जाती है, जिससे आरवाई चौंक जाता है। उसे निकालने की कोशिश में स्वॉर्ड में दरार आ जाती है और इसी दौरान पपेट पीछे से उसे जोर से मारता है और बेचारा दर्द से चीख उठता है। अगले दिन आरवाई पहाड़ पर जाता है और दूरी पर खड़ी एमी को देखता है। वो शर्मिंदा सी दिखती है और जब हमारा लड़का पूछता है कि क्या वो उसका इंतजार कर रही थी, तो उसे ग्रीट करती है। इसी बीच वो अपने भाई की तरफ से उससे माफी मांगती है। रे उसे भरोसा दिलाता है कि ये उसकी गलती नहीं थी और दोष खुद पर ले लेता है, ये मानते हुए कि वो बस उतना स्ट्रांग नहीं था। एमी अपने सॉफ्ट हार्टेड स्वभाव के कारण भावुक हो जाती है और उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं, जबकि हमारा रेड हेड लड़का सोचता है कि इंसान कितने ट्रबलसम होते हैं। वो लड़की को सांत्वना देने की कोशिश करता है और मन ही मन सोचता है कि उसे सोशलाइज करना सीखना चाहिए। इसके बाद वो एमी की टोकरी से एक एप्पल उठाता है ताकि उसे बता सके कि उसने उसकी अपॉलॉजी स्वीकार कर ली है, और वो कहती है कि चिंता मत करो क्योंकि गैरी अब उसे परेशान नहीं करेगा। उस दिन के बाद से ब्लॉन्ड हेड लड़की हर दिन उसी जगह आने लगती है और जल्द ही हमारा लड़का एमी के साथ रहने का आदी हो जाता है। अगले सीन में टैलेंट फैमिली के घर के एंट्रेंस पर आर्मोर्ड सोल्जर्स और घोड़े खड़े दिखाई देते हैं। जेक और स्कारलेट उनके लीडर से बात करते नजर आते हैं, जो उन्हें बताता है कि पास के गांवों पर किसी एनोनिमस चीज ने हमला किया है। ये सुनकर जेक गुस्से में आ जाता है और आगे पता चलता है कि कोई स्पष्ट गवाह नहीं है, लेकिन कुछ लोग संक्रमित हो चुके हैं और वे इतने डिसोरिएंटेड है कि बता नहीं पा रहे कि क्या हुआ। इसी वजह से लीडर ने एडवेंचरर से मदद मांगने का फैसला किया। स्कारलेट, जो चिंतित दिखती है, इस बात से उलझन में है कि वे चीजें इंसानों की बस्तियों के पास क्यों आई, क्योंकि ऐसा आमतौर पर नहीं होता। उसे स्थिति एबनॉर्मल लगती है और वह अपने पति के साथ जाने की जिद करती है, लेकिन जेक मना कर देता है और कहता है कि ये सिर्फ रिकॉन क्वेस्ट है और वैसे भी आरवाई का टेस्ट आने वाला है, इसलिए किसी एक को उसके साथ रहना होगा। स्कारलेट संतुष्ट नहीं दिखती, लेकिन जेक उसे भरोसा दिलाता है कि वो जल्द ही वापस आ जाएगा। आखिरकार वो मान जाती है और उसे सावधान रहने को कहती है। अगले सीन में आरवाई प्रैक्टिस करते हुए हाफता हुआ दिखाई देता है, क्योंकि वो सांस पकड़ने की कोशिश कर रहा है। वो अभी भी अपने मूव से संतुष्ट नहीं है, क्योंकि वह अपने ह्यूमन बॉडी को ठीक से कोऑर्डिनेट नहीं कर पा रहा। वो पीछे देखता है और एमी को बुक पढ़ते हुए देख उसका हार्ट रेट बढ़ जाता है। जैसे ही उसे इसका एहसास होता है, वो खुद को चेहरे पर थप्पड़ मारता है ताकि ध्यान हट जाए। इसके बाद वो ब्लॉन्ड हेड लड़की के पास जाता है और कहता है कि आज यही रुकते हैं क्योंकि घर जाने का समय हो गया है। एमी, जो अपनी बुक में इतनी डूबी थी, उसे पता ही नहीं चला कि कितना देर हो गया और वे दोनों पहाड़ से नीचे उतरने लगते हैं। रास्ते में रे उससे पूछता है कि क्या उसकी वजह से गांव में उसे बुली किया जाता है, क्योंकि लोग हमेशा कहते हैं कि उसके रेड हेयर के कारण वो कर्स्ड है। ये सुनकर लड़की बताती है कि उसके दोस्तों ने रे के बारे में क्या कहा, लेकिन उसके अनुसार अगर वे ऐसा सोचते हैं तो ये उनकी समस्या है, क्योंकि उसके हिसाब से रेड हेयर डरावने नहीं बल्कि कूल लगते हैं। वो उसका नाम लेकर कहती है कि वो रेड हेयर के बावजूद एक स्पेशल पर्सन है और उसे खुद जैसा है वैसा ही रहने को कहती है। उसकी आखिरी बात उसे कुछ एहसास दिलाती है और उसे गैरी की बात याद आती है कि उसे वही करना चाहिए जिसमें वह अच्छा है। ये समझते ही वो मुस्कुराता है और उत्साह से एमी को धन्यवाद देता है, फिर उसे बाय कहता है। घर पहुंचते ही वो स्टोरेज रूम में जाता है और पपेट को लेवल 1 पर एक्टिवेट कर देता है। वो खुद को पोजीशन करता है, लकड़ी के फर्श पर हाथ रखता है और स्वॉर्ड को अपने मुंह में पकड़ लेता है। अपने ही अंदाज में हमारा लड़का उसी तरह चलना शुरू कर देता है। अब वो ज्यादा अजाइल है और अपने सभी लिम्स का इस्तेमाल करके तेजी से मूव करता है। जैसे ही उसे ओपनिंग दिखाई देती है, वो पूरी ताकत से स्वॉर्ड से वार करता है और इसी तरह वो लेवल 1 पास कर लेता है। अपनी सफलता से वो बेहद उत्साहित हो जाता है, लेकिन अपनी लिमिट्स टेस्ट करने का फैसला करता है। हालांकि लेवल 1 पास करने के कारण वो नाइट एकेडमी एग्जाम तो पास कर ही सकता था और लेवल 2 एक्टिवेट कर देता है। लगता है कि सुबह का समय है, जहां हम जेक को क्वेस्ट के लिए निकलने की तैयारी करते देखते हैं। रे, जो अभी अभी जागा है, अपने पिता को जाते हुए देखता है और सोचता है कि वो कहाँ जा रहे हैं। उसके पिता उससे माफी मांगते हैं और बताते हैं कि वो कुछ समय के लिए घर से बाहर रहेंगे, लेकिन उसके टेस्ट से पहले वापस आ जाएंगे। जेक अपने बेटे को सलाह देता है
कि उसकी गैरहाजिरी में जितना हो सके पपेट पर प्रैक्टिस करे। वो मुस्कुराते हुए रे की ओर देखता है और विश्वास जताता है कि वो पपेट को हरा सकता है। रेड हेड लड़का अपने छोटे से विक्ट्री के बारे में बताने ही वाला था कि बाहर इंतजार कर रहे लोग जेक को मिशन के लिए बुला लेते हैं। जाते समय जेक अपनी पत्नी से कहता है कि अपना ख्याल रखें और बताता है कि वह उसे मिस करेगा। इसी बीच आरवाई वही खड़ा मुस्कुराता रहता है और सोचता है कि सब ठीक है क्योंकि उसने अभी एक पपेट को हराया है, ये कोई बड़ी बात नहीं। वो तय करता है कि जब पॉप्स वापस आएंगे तो उन्हें बड़ा सरप्राइज देगा और प्रैक्टिस करने के लिए पहाड़ों की ओर निकल जाता है। रास्ते में वो सोचता है कि जब जेक उसे जीतते देखेंगे तो कैसी रिएक्शन देंगे। उसे लगता है कि अपने पिता की रिएक्शन देखना इंटरेस्टिंग होगा और उसे एहसास होता है कि एमी की टिप की वजह से ही वो अपनी समस्या का हल ढूंढ पाया। हमारा लड़का उत्साहित और ग्रेटफुल महसूस करता है, लेकिन वो ये भी नोटिस करता है कि वो धीरे धीरे इंसानों जैसा बनता जा रहा है। आरवाई खुद को याद दिलाता है कि इंसान बुरे होते हैं, लेकिन उसके पेरेंट्स और एमी एक्सेप्शंस हैं, इसलिए वो उनसे बदला नहीं लेगा। पहाड़ पर चढ़ते हुए वो सोचता है कि आज एमी क्यों नहीं आई। फिर उसे एहसास होता है कि वो उसके लिए कितना इम्पेशेंट हो रहा है। वो दिखावा करता है कि उसे फर्क नहीं पड़ता और खुद को भरोसा दिलाता है कि अब कोई उसकी ट्रेनिंग डिस्टर्ब नहीं करेगा। हमारा लड़का खुद को याद दिलाता है कि वो एक माइटी रेड ड्रैगन है, इसलिए वो अपनी ह्यूमन इमोशन से कमजोर नहीं पड़ सकता। अगले सीन में लगता है कि आरवाई सो गया है और खर्राटे ले रहा है। तभी अचानक उसकी आंख खुल जाती है। वो जागकर समझता है कि देर हो चुकी है और अगर जल्दी घर नहीं पहुंचा तो डांट पड़ेगी। पहाड़ से नीचे भागते हुए वो सोचता है कि उसने एमी को थैंक्स नहीं कहा और तय करता है कि कल कहेगा। गांव लौटते समय जब अंधेरा हो चुका होता है, वो लोगों को इकट्ठा होकर पश्चिम की ओर खोज करने की बात करते देखता है। पता चलता है कि वो गैरी और एमी के पिता हैं, जो ब्लैकस्मिथ से पूछताछ कर रहे हैं, जिसने बच्चों को देखा था। ब्लैकस्मिथ बताता है कि वे चारों बच्चे सुबह उसकी दुकान से नए वेपन्स खरीदने आए थे और उसने ब्लॉन्ड हेड लड़के को कहते सुना कि वे फॉरेस्ट में मैजिक बीस्ट्स का शिकार करने जा रहे हैं। ये सुनकर एमी और गैरी के पेरेंट्स डर से भर जाते हैं क्योंकि उन्हें अपने बच्चों के खोने का डर है। बाकी दो बच्चों बॉब और काले की मां ब्लैकस्मिथ के कपड़े पकड़कर उसे दोष देती है कि उसने बच्चों को अकेले जंगल जाने दिया। घबराया हुआ आदमी उसे शांत करने की कोशिश करता है और कहता है कि उसे नहीं पता था कि वे सच में जंगल चले जाएंगे। इसके बाद ब्लॉन्ड हेड बच्चों के पिता ब्लैकस्मिथ को गार्ड्स बुलाने का आदेश देते हैं ताकि वे सब मिलकर खोज कर सकें, क्योंकि रात में जंगल बहुत खतरनाक होता है। बूढ़ा आदमी आदेश मानकर चला जाता है और रेड हेड लड़का, जो अपने घर की ओर जा रहा था, गैरी के गायब गैंग के बारे में सोचता है। वो सोचता है कि ये कर्मा है और उन्हें वही मिला जो उनके साथ होना था। वो सोचता है कि अगर मैजिक बीस्ट्स ने उन्हें मार दिया हो तो उसका काम आसान हो जाएगा और वो बेपरवाह बना रहता है जब तक उसे एमी याद नहीं आती। लड़की के बारे में न सोचने की कोशिश करते हुए आरवाई याद करता है कि उसने उसके साथ अच्छा व्यवहार किया था और वो उससे बदला नहीं लेना चाहता, भले ही उसका भाई मूर्ख हो। दूसरी ओर लोग टॉर्चेस और सामान इकट्ठा कर जंगल जाने की तैयारी करते हैं। हमारा लड़का सोचता है कि इंसानों की जिंदगी छोटी होती है और मरना तो तय है, इसलिए वो वहां से जाने लगता है। लेकिन उसी क्षण एमी की छवि उसके दिमाग में उभरती है। वो खुद को याद दिलाता है कि उसे अपनी राह पर चलना है। फिर भी वो सोचता है कि ये कैसी भावना है जो उसे अपना फैसला बदलने पर मजबूर कर रही है। बिना ज्यादा सोचे वो मुड़ जाता है और मानता है कि एमी निर्दोष है और उसने अभी तक उसे पपेट हराने के लिए धन्यवाद भी नहीं कहा। दृश्य जंगल में बदलता है, जहां दो मैजिक बीस्ट्स बुरी तरह घायल पड़े हैं, जबकि काय और बॉब घास पर बेहोश पड़े हैं। गैरी अपनी बहन को मैजिक बीस्ट से बचाने की कोशिश करता है, जबकि वो डर से रो रही है। वो एमी को हिलने से मना करता है और हाथ में स्वॉर्ड लेकर बीस्ट से लड़ने की तैयारी करता है। रे जंगल की ओर दौड़ता है और सूंघते ही खून की गंध पहचान लेता है। जैसे ही उसे लगता है कि एमी खतरे में है, उसे एक मरा हुआ यंग डेमोनिक वुल्फ मिलता है और वह उसके पेट पर ब्लेड से बने ताजा घाव को देखता है जो अभी भी गर्म था, जिससे उसे अंदाजा हो जाता है कि वे लोग पास ही है। लेकिन आसपास के फुटस्टेप्स और निशान पूरी तरह उलझे हुए हैं, जिससे वो कंफ्यूज हो जाता है कि किस दिशा में जाए। तभी उसे एक चीख सुनाई देती है। ये एमी की चीख होती है जो बीस्ट से लड़ रही है।
गैरी को एक अडल्ट डिमोनिक वुल्फ पेड़ से टकराकर जमीन पर गिरा देता है। इसी बीच डिमोनिक वुल्फ एमी पर हमला करने के लिए आगे बढ़ता है, जो अपना सिर ढककर आंखें बंद कर लेती है और उम्मीद करती है कि कोई उसे बचाने आएगा। तभी उसे ब्लेड के टकराने की आवाज सुनाई देती है और आंखें खोलते ही वो आरवाई को वुल्फ से लड़ते हुए देखती है, जो स्वॉर्ड उसके मुंह में घुसा देता है। वो एमी से पूछता है कि क्या वो ठीक है, लेकिन गैरी और बाकी बच्चे बुरी हालत में हैं। उसी समय लड़की रे को सावधान रहने को कहती है, लेकिन देर हो चुकी होती है और वुल्फ उसके हाथ पर पंजा मार देता है। लड़के को घायल होते देख एमी डर जाती है और उसका नाम चिल्लाती है, लेकिन आरवाई उसे भरोसा दिलाता है कि वो ठीक है और इतनी आसानी से नहीं मरेगा। इसके बाद वो वुल्फ को एमी से दूर ले जाने का फैसला करता है और पेड़ की शाखा पर कूद जाता है, लेकिन वुल्फ शाखा को काट लेता है और वो नीचे गिर जाता है। चिंतित होकर हमारा लड़का सोचता है कि ये शरीर बहुत कमजोर है और वो अडल्ट वुल्फ का सामना नहीं कर पाएगा। ऐसा लगता है कि आरवाई अकेले उससे लड़ने में संघर्ष कर रहा है और समझ जाता है कि उसकी स्पीड बेकार है और वो वुल्फ को दूर नहीं ले जा पा रहा। पहले उसके लिए डिमोनिक वुल्फ कुछ भी नहीं था, लेकिन अब वो उसे घायल भी नहीं कर पा रहा। वो वुल्फ को धमकी देता है कि ये इंसान उसके हैं और उसे उन्हें छूने की अनुमति नहीं है। हमारा लड़का आखिरी हमला करने के लिए तैयार होता है, क्योंकि वो ज्यादा देर टिक नहीं पाएगा और वुल्फ की कमजोरी पर निशाना साधता है। रे स्वॉर्ड को मुंह में पकड़कर पूरी ताकत से वार करता है और उसकी आंख घायल कर देता है, लेकिन कम डैमेज होने से खुद से निराश हो जाता है। वो अपनी पिछली जिंदगी याद करता है जब वो एक ही वार में उसे चीर सकता था, लेकिन अब उसे ह्यूमन वेपन पर निर्भर रहना पड़ रहा है। डिमोनिक वुल्फ फिर हमला करता है और इस बार हमारा ड्रैगन बॉय इंतजार करता है और ओपनिंग ढूंढता है। वो वार करता है और उसकी एक टांग काट देता है, जिससे वुल्फ जमीन पर गिर जाता है। जैसे ही रे एमी की ओर ध्यान देता है, वुल्फ अचानक फिर हमला करता है, लेकिन वो बच जाता है। एक बार फिर स्वॉर्ड मुंह में पकड़कर वो पूरी ताकत से वार करता है और आखिरकार वुल्फ को मार देता है। अंततः वो जमीन पर गिर पड़ता है और बेहोश होने से ठीक पहले उसके सामने एक स्क्रीन दिखाई देती है, जो बताती है कि उसकी नई एबिलिटी अनलॉक हो गई है और उसे इंटरमीडिएट ग्रेट बीस्ट क्रिस्टल मिला है। गंभीर रूप से घायल वो सोचता है कि स्क्रीन पर लिखी ये बेकार जानकारी क्या है और बेहोश पड़े भाई बहन को देखता है, ये सोचते हुए कि उसे उन्हें बचाना होगा, वरना उनका खून और मैजिक बीस्ट्स को आकर्षित करेगा। दर्द से कांपते हुए वो उनके पास जाता है और गैरी को कंधे पर तथा एमी को अपनी बाहों में उठा लेता है। गैरी जब रेड हेड लड़के को उसे उठाए हुए देखता है तो बेहोश हो जाता है। हमारा लड़का समझता है कि वह अपनी सीमा के कारण सिर्फ 2 लोगों को ही बचा सकता है। वो बॉब और काले को जंगल के बीच बेहोश छोड़ देता है और सोचता है कि उसने जितना कर सकता था कर दिया, बाकी अब उसके बस में नहीं। भारी सांस लेते हुए वो अंधेरे जंगल से बाहर निकलता है। गांव वाले मशाले और हथियार लेकर बच्चों को ढूंढ रहे होते हैं और उन्हें बाहर आते देख लेते हैं। वे तुरंत बच्चों के पेरेंट्स को बुलाते हैं और एक आदमी पहचान लेता है कि ये टैलेंट फैमिली का रेड हेड लड़का है, आरवाई, जिसका खून रास्ते भर टपक रहा होता है। तुरंत गांव वालों से गैरी और एमी की मदद करने को कहता है, क्योंकि वे बेहोश हैं और शायद हीलिंग की जरूरत है। हमारा लड़का जमीन पर गिर पड़ता है और गांव वाले उसके बारे में बातें करने लगते हैं कि रेड हेड लड़का जंगल से 2 बच्चों को लेकर बाहर आया है। वे सोचते हैं कि बच्चे रात में जंगल क्यों गए, जबकि वहां मैजिक बीस्ट्स भरे हैं। इसी दौरान एक माँ दौड़ते हुए आती है और अपने 2 बच्चों बॉब और काले के गायब होने पर घबरा जाती है। वो चारों ओर देखती है और गैरी व एमी को देखती है। तभी उनका पिता बताता है कि उसके बच्चे ही जंगल से बाहर आ पाए हैं। घबराकर वो जंगल में घुसने की कोशिश करती है, लेकिन गांव वाले उसे रोकते हैं और कहते हैं कि वो अकेले नहीं जा सकती। उन्हें कावड़ कहती हुई वो अंदर दौड़ पड़ती है, लेकिन जैसे ही वो मैजिक बीस्ट्स की डरावनी आंखें देखती है, उसकी रीढ़ में सिहरन दौड़ जाती है और वो डरकर वापस भाग आती है। गांव वाले कहते हैं कि वो लौट आई तो वो कांपते हुए कहती है कि वो बिल्कुल भी नहीं डरी है। गुस्से से पागल हुई वो औरत रे का कॉलर पकड़ लेती है और पूछती है कि बॉब और काले कहाँ है। वो सारा दोष रेड हेड लड़के पर डालते हुए कहती है कि उसने ही बच्चों को जंगल में जाने के लिए बहकाया होगा, क्योंकि वे दोनों अच्छे बच्चे हैं और वहां जाने की कोई वजह नहीं थी। उसे पूरा यकीन होता है कि आरवाई ही उन्हें फंसाकर अंदर ले गया। वो क्रूरता से उसके गाल पर थप्पड़ मारती है
और कहती है कि उसे पहले से पता था कि लाल बाल अशुभ संकेत होते हैं। उसे कैलेमिटी यानी दुर्भाग्य लाने वाला बताती है। ये सुनकर बाकी गांव वाले भी फुसफुसाने लगते हैं और मान लेते हैं कि आरवाई ने ही बच्चों को फंसाया होगा, क्योंकि वही अकेला बाहर आया है। गांव वाले उसे घेर कर पूछने लगते हैं कि वह उनके बच्चों को कहाँ ले गया। उग्रमा बार बार उसे थप्पड़ मारती है और चिल्लाती है कि उसने सिर्फ गैरी और एमी को ही क्यों वापस लाया, उसके बच्चों को कहाँ छोड़ा। मुश्किल से बोल पाने की हालत में लड़का बताता है कि उसके बच्चे जंगल में हैं। उसे निर्दयी राक्षस कहकर वो औरत उसे धक्का देकर गिरा देती है और बड़बड़ाती है कि वे तो सिर्फ बच्चे हैं, उसे वहां मरने के लिए कैसे छोड़ दिया। वो कहती है कि वो आरवाई को कभी माफ नहीं करेगी। वो गांव वालों से जंगल चलने की गुहार लगाती है, लेकिन सब बहाने बनाकर मना कर देते हैं कि उनके अपने बच्चे घर पर इंतजार कर रहे हैं। इस बीच बुरी तरह घायल लड़का सोचता है कि क्या ये लोग भूल गए हैं कि वो भी एक बच्चा है, या सिर्फ लाल बालों की वजह से उसे इंसान ही नहीं मानते। उसे लगता है कि इन लोगों की नजर में वो बच्चा नहीं बल्कि राक्षस है। औरत एक मशाल छीनकर उसकी ओर बढ़ती है और कहती है कि वो उसे कभी माफ नहीं करेगी। ये लाल बालों वाला राक्षस मरना चाहिए। आरवाई सोचता है कि ये इंसान किसी भी जानवर से ज्यादा डरावने हैं। असल राक्षस तो यही है। जैसे ही वो औरत मशाल उठाकर उसे मारने वाली होती है, उसका पूरा जीवन आंखों के सामने घूम जाता है। वो हल्की मुस्कान के साथ सोचता है कि एक रेड ड्रैगन होकर मशाल से मरना कितना अपमानजनक होगा। लेकिन तभी कोई उसके सामने कूदकर खड़ा हो जाता है। वो गैरी होता है, जो अपने प्रोटेक्टिव गियर से वार रोक देता है। गांव वाले हैरान होकर कहते हैं कि वो पागल हो गया है जो राक्षस को बचा रहा है। गैरी गुस्से से उन्हें घूरता है और कहता है कि पागल वे लोग हैं जो बिना सच जाने उसे मारना चाहते हैं। वो आरवाई को अपना उद्धारकर्ता बताकर चेतावनी देता है कि कोई उसे हाथ न लगाए। उस भयानक घटना के बाद आरवाई को डरावना सपना आता है। वही औरत उसे दोष देती है, थप्पड़ मारती है और कैलेमिटी कहती है। उसे अपने अतीत की याद भी आती है, जहां जादूगर उसे मारने के लिए झपटते हैं और उससे बलिदान मांगते हैं। डर से वो जाग जाता है और अपनी माँ को देखता है, जो उसका हाथ पकड़कर सोते सोते रो रही होती है। वो सोचता है, इंसान सुंदर भी है और क्रूर भी। जैसे ही वो उठता है, स्कारलेट, उसकी माँ, जाग जाती है और खुशी से उसे गले लगा लेती है, क्योंकि उसे लगा था कि वो कभी नहीं जागेगा। लेकिन कसकर गले लगाने से आरवाई दर्द से चिल्ला उठता है, तो वो समझती है कि वो अभी भी घायल है। जब वो पूछता है कि वो कितने समय से सो रहा था, तो माँ बताती है, पूरे 1 हफ्ते से। वो रोते हुए कहती है कि अगर वो नहीं जागता तो वो उसके पिता को क्या जवाब देती। आरवाई जंगल के बच्चों के बारे में पूछता है, तो माँ बताती है कि जिन 2 बच्चों को उसने बचाया था वे हल्के घायल हैं, लेकिन ठीक है। मगर बॉब और काले अब भी लापता है, शायद जानवरों ने मार दिया। इसके बाद माँ को वो घटना याद आती है। फ्लैशबैक, जब वो जंगल पहुंची थी, उसने देखा कि गांव वाले उसके बेटे को पीट रहे थे। गैरी सबको समझा रहा था कि वे बच्चे खुद गए थे और आरवाई ने ही उन्हें बचाया। गांव वाले फिर भी नहीं मान रहे थे। अपने बेटे को बेहोश हालत में देखकर स्कारलेट गुस्से से अपनी जादुई शक्ति सक्रिय कर देती है। लोग उसे शांत करने की कोशिश करते हैं और कहते हैं कि अगर उसके बेटे ने बच्चों को जंगल में ले गया है तो उसे जिम्मेदारी लेनी चाहिए। एक माँ होने के नाते उसे समझना चाहिए। स्कारलेट अपने गंभीर रूप से घायल बेटे को बाहों में उठाकर सबको ऐसी घूरती है मानो निगल जाएगी, और जिसने उसे मारा था वो औरत डर से कांपने लगती है। बाद में वही औरत अपने बच्चों के लिए रो रो कर गांव वालों से मदद मांगती है और सब सहानुभूति जताते हैं कि वह उनके बिना कैसे जिएगी। स्कारलेट अपने बेटे को लेकर जा रही होती है, तभी लोगों को उसके बारे में बुरा-भला कहते सुनती है। उसे शाप बताते हैं। वो कुछ नहीं कहती, बस उसे उठाकर चली जाती है। फ्लैशबैक खत्म होता है। स्कारलेट उसके सिर पर हाथ फेरकर कहती है कि वो खुद को दोष न दे, सब खत्म हो चुका है। वो बताती है कि गैरी ने उसे पूरी सच्चाई बता दी और उसका बेटा बहुत बहादुर था। ये कहकर वो उसके लिए खाना लाने कमरे से बाहर चली जाती है। माँ के कमरे से बाहर जाते ही आरवाई उस अजीब चीज के बारे में सोचने लगता है जो जंगल में उसके सामने दिखाई दी थी। वो सोचता है कि क्या सबको ऐसा स्क्रीन दिखाई देता है। तभी वो पावर्स में से एक ड्रैगन्स आई ब्लेसिंग पर टैप करता है। जैसे ही वो उसे छूता है, शक्ति सक्रिय हो जाती है और वो अपनी माँ की एनर्जी स्टेटस देखकर घबरा जाता है।
उसे याद आता है कि ये शक्ति उसके पास पहले भी थी, जब वो एक रेड ड्रैगन था और कई तरह के जादू इस्तेमाल कर सकता था। लेकिन एप्टीट्यूड टेस्ट में फेल होने के बाद उसे लगा था कि वो फिर कभी इन्हें इस्तेमाल नहीं कर पाएगा। अपनी शक्तियां दोबारा पाकर वो खुश हो जाता है और मान लेता है कि उसकी पावर्स धीरे धीरे अनलॉक होंगी। फिर वो इंटरमीडिएट ग्रेट बीस्ट क्रिस्टल को देखता है और सोचता है कि शायद ये उसे इंटरमीडिएट डिमोनिक वुल्फ को मारने के कारण मिला। तभी अचानक कमरे में धुआं भरने लगता है और वो खांसने लगता है। खिड़की खोलने पर उसे गांव वाले चिल्लाते हुए दिखाई देते हैं कि उनके घर में आग लग गई है। उसी समय उसकी माँ अंदर आती है और उसे तुरंत बाहर निकलने को कहती है क्योंकि आग फैल रही है। लपटें बढ़ती जाती है, लेकिन स्कारलेट अपनी जादुई शक्ति से उसे बचा लेती है और आग को रोक देती है। माँ की बाहों में लिपटा आरवाई अपनी ड्रैगन आई शक्ति से उस व्यक्ति को ढूंढता है जिसने उनका घर जलाया। गांव वालों को देखते देखते उसे असली दोषी दिख जाता है। वो बॉब और काले की माँ होती है, जिसके हाथ में जलती मशाल है। पूरा घर आग की लपटों में घिर चुका होता है। गांव वाले ये देखकर हैरान हो जाते हैं कि ये टैलन परिवार का घर है और मान लेते हैं कि ये उस शापित बच्चे की वजह से हुआ है। स्कारलेट अपनी जादू से आग बुझा देती है और लपटें हवा की तरह बिखर जाती है। आग बुझने के बाद गांव वाले फिर फुसफुसाते हैं कि ये उसी अभिशाप का असर है और अगर लाल बालों वाला बच्चा यहाँ रहा तो पूरा गांव बर्बाद हो जाएगा। ये सब सुनकर आरवाई अंदर से टूट जाता है। माँ उससे पूछती है कि क्या वो डर गया, तो वो बात बदल कर कहता है कि जब उसने आग बुझाई तो वो बहुत शानदार लग रही थी, लेकिन अंदर वो सोचता है कि इंसान उन्हें जिंदा जलाना चाहते थे और उससे बदला लेने की कसम खा लेता है। बाद में वो ट्रेनिंग के लिए निकलता है, जबकि माँ उसे सावधानी बरतने को कहती है क्योंकि उसके घाव अभी भरे नहीं हैं। जंगल पहुंचकर वो स्वॉर्ड निकालता है और ड्रैगन आई सक्रिय करता है, जिससे उसे कमजोर बिगिनर मैजिक बीस्ट्स दिखते हैं जिन्हें वो आसानी से हरा सकता है। पेड़ पर बैठे एक बंदर जैसे बीस्ट को सेब खाते देख वो चुपके से पीछे से वार करता है। वो ऐसे ही 20 बिगिनर बीस्ट्स मार देता है। तब ड्रैगन सिस्टम प्रकट होता है और बताता है कि उसे बीस्ट क्रिस्टल मिला है। वो कहता है कि ये किस्मत की बात है क्योंकि 20 मारने पर भी सिर्फ 2 क्रिस्टल्स मिले। तभी उसे एक छोटा काला भेड़िया अपने मरे हुए परिवार के पास भटकता दिखता है। वो उसे सहलाने की कोशिश करता है और कहता है कि अब से उसे अकेले जीना होगा। अचानक स्क्रीन पर टेमिंग चांस का विकल्प आता है, जिसे वो समझे बिना स्वीकार कर लेता है। वो खुश हो जाता है जब पता चलता है कि काला वुल्फ पप टेम हो गया, लेकिन घबरा जाता है जब जानता है कि वो उसके शरीर के अंदर चला गया है। वो सिस्टम से पूछता है कि इसके कोई साइड इफेक्ट तो नहीं और क्या वो उसे समन कर सकता है। सिस्टम सिर हिलाकर हाँ कहता है। उसी समय एक नई स्किल भी अनलॉक होती है, लेकिन वो उसे बाद के लिए छोड़ देता है क्योंकि उसे एक और काम करना है। वो ड्रैगन आई से लापता बच्चों को ढूंढता है और पहाड़ी के ऊपर एक गुफा जैसी जगह पर पहुंचता है जहां चारों ओर लाशें और खोपड़ियां पड़ी होती है। वहां उसे 2 शव मिलते हैं जो बॉब और काले जैसे लगते हैं, जिन्हें बीस्ट्स ने बुरी तरह नोच कर खा लिया था। शरीर पर सिर्फ कपड़े और हड्डियां बची थी। पहचान के लिए वो उनके कपड़े उतारकर टोकरी में रख लेता है। रात में घर लौटने पर स्कारलेट उसे डांटती है कि वो अभी पूरी तरह ठीक नहीं हुआ, फिर भी ज्यादा ट्रेनिंग कर रहा है और कपड़े भी गंदे कर लिए हैं। वो कहता है कि कल फिर अभ्यास करेगा, तो माँ बताती है कि कुछ दिनों में उसके पिता घर आने वाले हैं और वही उसे ट्रेनिंग देंगे। ये सुनकर आरवाई खुशी से उछल पड़ता है और पॉप्स को अपने नतीजे दिखाने के लिए उत्साहित हो जाता है, लेकिन माँ गुस्से में उसे कंबल ठीक से ओढ़कर तुरंत सोने का आदेश देती है। डर के मारे उसकी हालत खराब हो जाती है और उसे एहसास होता है कि इंसानी खून से मिलने वाला सहज डर सच में मौजूद है। आधी रात को रे अचानक आंखें खोलकर जाग जाता है। वो स्टोरेज रूम में जाता है और जंगल से लाए कपड़ों की बाल्टी तथा खून से भरी दूसरी बाल्टी उठा लेता है। उधर बॉब और काले के घर पर कोई दरवाजा खटखटाता है। उनकी माँ सीढ़ियों से उतरती है और सोचती है कि इतनी रात को कौन हो सकता है। दरवाजा खोलते ही वो उम्मीद करती है कि उसके बच्चे लौट आए होंगे और उनके नाम पुकारती है, लेकिन उसकी नजर दरवाजे के सामने पड़े कपड़ों पर जाती है। वो तुरंत पहचान जाती है कि ये उसके बेटे काले के कपड़े हैं। कपड़े उठाने पर उसे पैरों के निशान दिखाई देते हैं जो कहीं अंदर की ओर जा रहे होते हैं। अपने बच्चों को ढूंढने की उम्मीद में वो उन निशानों का पीछा करती है और चिल्लाती है कि वह उन्हें लेने आ रही है।
निशान उसे जंगल के गहरे हिस्से में ले जाते हैं। अंधेरा बहुत ज्यादा होने पर वो लालटेन जलाती है और तय करती है कि इससे आगे नहीं जाएगी। तभी उसे पेड़ पर लटके बॉब के कपड़े दिखते हैं। घबराकर वो उनके नाम पुकारते हुए आगे बढ़ती है। जैसे ही वो उस पेड़ के पास पहुंचती है जहां आरवाय छिपा हुआ होता है, वो रस्सी छोड़ देता है और खून से भरी बाल्टी सीधे उसके ऊपर गिरती है। खून में भीगी औरत पागलों की तरह चिल्लाती है कि ये किसने किया। तभी आरवाय पेड़ से कूदकर सामने आता है। उसे देखते ही वो औरत गुस्से से भर उठती है और उसे शापित लाल बालों वाला राक्षस कहती है तथा अपने बच्चों को वापस मांगती है। उसी समय जंगल के खतरनाक मैजिक बीस्ट्स उन्हें चारों ओर से घेर लेते हैं। अंधेरे में खड़ा आरवाय बेखौफ रहता है और धीरे धीरे पीछे हटता है, जबकि औरत बीस्ट्स के बीच फंस जाती है। वो गंभीर चेहरे के साथ पीछे हटते हुए देखता रहता है कि कैसे बीस्ट्स उस औरत को नोच नोच कर खत्म कर देते हैं और हर तरफ खून फैल जाता है। अगले दिन गांव में लोग चर्चा करते हैं कि शाप सच है और टैलन परिवार से दुश्मनी नहीं लेनी चाहिए। आरवाय अपनी ट्रेनिंग तलवार के साथ पीछे से आता है और उन्हें घूरता है। डर के मारे गांव वाले तुरंत अच्छे बनने का नाटक करते हैं, उसे सुप्रभात कहते हैं और उसकी मेहनत की तारीफ करते हैं। उसके जाते ही सब राहत की सांस लेते हैं। हमारा लड़का समझ जाता है कि उसके बारे में नई अफवाहें फैल चुकी है और इस बार उसे ये पसंद है। घर पहुंचने पर वो बाहर कई घोड़े देखकर उत्साहित हो जाता है और सोचता है कि उसके पिता लौट आए हैं, लेकिन अंदर जाकर वो अपनी माँ को रोते हुए पाता है। घबराकर वो पूछता है क्या हुआ, तो स्कारलेट बताती है कि उसके पिता बीमार है लेकिन ठीक हो जाएंगे। वो अपने पिता को बेहद गंभीर हालत में देखता है और ड्रैगन आइस सक्रिय करता है। उसे लगता है कि उसने कभी किसी जीव का इतना ऊंचा स्टेटस नहीं देखा, यहाँ तक कि जब वो खुद ड्रैगन था तब भी नहीं। तभी जेक बड़बड़ाते हुए कहता है कि शैडोज सबको मार देंगी। माई जेस बताते हैं कि उसे प्लेग ऑफ शैडोज नामक शाप लगा है और एक शैडो बीस्ट ने उस पर हमला किया था जब वो एक विलेजर को बचा रहा था। ये सुनकर आरवाय हैरान हो जाता है क्योंकि उसने पहले ऐसा कुछ देखा था, लेकिन समझ नहीं पाता कि ये बीस्ट्स कब आए और उसके ड्रैगन के रूप में मरने के बाद दुनिया में क्या बदल गया। स्कारलेट मेजर्स का धन्यवाद करती है कि वे जेक को वापस लाएं, जबकि वे माफी मांगते हैं कि उसे बचा नहीं सके। आरवाय ड्रैगन सिस्टम की ओर देखता है और सोचता है कि शायद वो किसी स्पेल से पिता की मदद कर सके। उसे एक शक्तिशाली पुराना जादू याद आता है जो हर तरह के शाप और काले जादू को मिटा सकता था, लेकिन उसे नहीं पता कि वह दोबारा कैसे अनलॉक होगा। वो अनुमान लगाता है कि शायद ये किसी हाई रैंक मैजिक बीस्ट को मारने के बाद रिवॉर्ड के रूप में मिले, मगर उसे समझ आता है कि वो अभी बहुत कमजोर है और ऐसे बीस्ट का सामना नहीं कर सकता। फिर वो अपनी माँ से पूछता है कि अगर वो एवियन नाइट एकेडमी में दाखिला ले तो क्या वह मजबूत बन सकता है। स्कारलेट बताती है कि उसके पिता भी वही पढ़े थे और वहीं से एक महान योद्धा बने, इसलिए वो भी वैसा बन सकता है। ये सुनकर आरवाय उत्साह से भर जाता है और ठान लेता है कि वो परीक्षा पास करके एकेडमी में दाखिला लेगा ताकि अपने पिता को बचाने का रास्ता ढूंढ सके। उसकी माँ भारी दिल से उसे गले लगाती है और कहती है कि उसे उस पर भरोसा है। अगले दृश्य में एक चर्च जैसा स्थान दिखता है जहाँ हुड पहने लोग खड़े हैं जो शायद पुजारी है। पुजारियों के बीच मुख्य बुजुर्ग बताते हैं कि भविष्यवाणी हो चुकी है और इस दुनिया पर एक बड़ा बदलाव आने वाला है। बाकी लोग सोचते हैं कि आखिर कैसा बदलाव। तभी पता चलता है कि ये भविष्यवाणी रे के बारे में। मुख्य बुजुर्ग कहते हैं कि ये अभी तय नहीं है कि वो मुक्ति लाएगा या विनाश। फिर वो आदेश देते हैं कि शूरवीरों को तुरंत उस लड़के को ढूंढने के लिए भेजा जाए। अगर वो उद्धार लाए तो उसका मार्गदर्शन करें, लेकिन अगर वो विपत्ति बने तो उसे नष्ट कर दें। अगला दृश्य एवियन नाइट एकेडमी की परीक्षा के दिन का है, जहां बच्चे उत्साह से कतार में खड़े हैं और शूरवीरों के आने का इंतजार कर रहे हैं। जैसे ही शूरवीर आते हैं, लोग उनका स्वागत करते हैं और सर डेल्बर्ट को देखकर लड़कियां दीवानी हो जाती है, क्योंकि साल में केवल इसी दिन उन्हें शूरवीरों को देखने का मौका मिलता है। तालियों और जयकारों के बीच शूरवीर परीक्षा स्थल पर पहुंचते हैं और विनफर्ड खुद को एवियन एकेडमी का शूरवीर बताते हुए बच्चों का स्वागत करता है। वो सर डेल्बर्ट और सर बर्नार्डो का परिचय कराता है और घोषणा करता है कि वही परीक्षा के निरीक्षक होंगे तथा एकेडमी में प्रवेश पाने के लिए सबको अपना सर्वश्रेष्ठ दिखाना होगा। तलवार वाले लकड़ी के पुतले को सामने रखा जाता है और उम्मीदवारों को एक एक करके बुलाया जाता है।
पहला लड़का घमंड में पुतले को कमजोर समझकर पूरी ताकत से हमला करता है, लेकिन पुतला तुरंत पलटवार कर उसे जोर से मार देता है और वो 1 सेकंड में ही फेल हो जाता है। उसके माता पिता जो अभी तक उत्साहित थे, स्तब्ध रह जाते हैं। अगला उम्मीदवार बुलाया जाता है, जबकि आरवाई अपने पिता जे की बात याद कर रहा होता है कि पुतले को हराने का तरीका क्या है और उसे केवल लेवल 1 पपेट को हराना है। वह पुतले को ध्यान से देखता है। वो खुद नहीं चलता, लेकिन उसकी रक्षा और पलटवार की गति वयस्कों जैसी है। तभी उसका ध्यान टूटता है, क्योंकि वो दूर खड़े डेल्बर्ट और विनफर्ड की बातचीत सुन लेता है। शायद बीस्ट क्रिस्टल्स के कारण उसकी इंद्रियां तेज हो गई है। वे लोग कह रहे होते हैं कि यहाँ आना समय की बर्बादी है, लेकिन उन्हें बुजुर्गों के आदेश मानने पड़ते हैं। डेल्बर्ट तिरस्कार से कहता है कि शूरवीर केवल कुलीन खून से होने चाहिए और इन साधारण लोगों पर समय बर्बाद करना बेकार है। विनफर्ड उसे ज्यादा कठोर होने से रोकने की कोशिश करता है। कई उम्मीदवार असफल हो जाते हैं और डेल्बर्ट निराश हो जाता है। तभी गैरी आता है और परीक्षा पास कर लेता है, जिससे गांव वाले उसकी क्षमता की चर्चा करने लगते हैं। आरवाई को ये थोड़ा अजीब लगता है कि गैरी इतना दिखावा क्यों कर रहा है। फिर आरवाई का नाम पुकारा जाता है और सबका ध्यान उस पर जाता है। विनफर्ड और डेल्बर्ट समझ जाते हैं कि यही वो लड़का है जिसके बारे में भविष्यवाणी थी। गांव वाले फुसफुसाने लगते हैं कि वही शापित बच्चा है और जेक के साथ जो हुआ वह भी उसी की वजह से है। वे उसके खून जैसे लाल बालों से डरते हैं और कहते हैं कि वो राक्षस है जो केवल दुर्भाग्य ला सकता है और कभी शूरवीर नहीं बन सकता। लेकिन आरवाई को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो अपना हुड हटाकर मंच पर चला जाता है। बर्नार्डो उसे तैयार रहने को कहता है, क्योंकि परीक्षा शुरू होने वाली है। उसी समय डेल्बर्ट कहता है कि उसे भविष्यवाणियों पर विश्वास नहीं है और यदि वे सच है तो ये लाल बालों वाला लड़का हर हाल में पास हो जाएगा। उसे परखने के लिए वो चुपके से पुतले का लेवल 3 सक्रिय कर देता है, जिस पर बर्नार्डो विरोध करता है। अचानक पुतला बिजली जैसी गति से आरवाई पर झपटता है। विनफर्ड और बर्नार्डो चिल्लाते हैं कि वो रास्ते से हट जाए वरना मारा जाएगा। लेकिन इससे पहले कि वे कुछ और कह पाते, एक चमकती हुई हरकत में आरवाई अपनी तलवार से पुतले का सिर अलग कर देता है। पूरा मैदान सन्नाटे में डूब जाता है और लकड़ी का सिर जमीन पर गिरता है, जिससे शूरवीरों तक के होश उड़ जाते हैं। बर्नार्डो स्तब्ध रह जाता है, जबकि विनफर्ड गर्व से उसे परिणाम घोषित करने को कहता है। वो उम्मीदवार को परीक्षा पास करने पर बधाई देता है। स्कारलेट अपने बेटे पर गर्व से भर जाती है और गैरी अविश्वास में खड़ा रह जाता है। परीक्षा पास करने के बाद आरवाई शूरवीरों के साथ गांव छोड़ने की तैयारी करता है और अपने बेहोश पड़े पिता को अलविदा कहता है, ये वादा करते हुए कि वो उन्हें ठीक करने का रास्ता जरूर ढूंढेगा। जैसे ही आरवाई अपने पिता को देखता है, वो भावुक हो जाता है और तभी स्कारलेट वहां आ जाती है। उसके हाथ में कुछ होता है। वो एक पेंडेंट निकलता है, जिसे वो आरवाई को पहनाती है और बताती है कि ये उसके परिवार में पीढ़ियों से चला आ रहा है और उसे शुभकामनाएं देगा। आरवाई अपनी माँ को बताता है कि अब वह जा रहा है और उनसे अपना ख्याल रखने को कहता है। स्कारलेट चिंतित होकर उसे सावधान रहने की सलाह देती है और कहती है कि अगर कभी परेशानी हो तो वो हमेशा उसके साथ है। हमारा लड़का उसे आश्वस्त करता है और कहता है कि अब वो बड़ा आदमी बन गया है। इतना कहकर वो चला जाता है और स्कारलेट आंसू बहाती रह जाती है। गाड़ी तक पहुंचने पर उसे दूसरे लड़के के साथ बैठने को कहा जाता है, जो पहले से अंदर इंतजार कर रहा होता है। वो गैरी निकलता है। दोनों एक दूसरे को देखकर झेम जाते हैं और माहौल अजीब हो जाता है, क्योंकि शायद वही 2 लोग परीक्षा पास हुए थे। रास्ते में गैरी हिम्मत जुटाकर माफी मांगता है और स्वीकार करता है कि उसने पहले उसके साथ बुरा व्यवहार किया और थप्पड़ भी मारा था। वो खुद को मूर्ख कहता है और झुककर माफी मांगता है। आरवाई पहले चौंकता है, फिर माफी स्वीकार कर लेता है और सोचता है कि गैरी तो बस 5 साल का बच्चा है, ऊपर से उसने उसे बचाया भी था, इसलिए अब हिसाब बराबर है। ये सुनकर गैरी हैरान हो जाता है और कहता है कि वो भी तो उसकी ही उम्र का है। आरवाई घबरा जाता है और तुरंत विषय बदलकर एमी के बारे में पूछता है कि वो परीक्षा देने क्यों नहीं आई। गैरी बताता है कि उसकी बहन रोलंद मैजिक एकेडमी जा रही है, क्योंकि उसमें जादू की क्षमता है। ये सुनकर आरवाई चौंक जाता है, क्योंकि एमी ने उसे कभी नहीं बताया था। तभी अचानक एक शूरवीर गाड़ी रुकवाता है। दोनों पर्दे से झांकते हैं और घना कोहरा देखते हैं। विनफर्ड आवाज लगाता है कि वे एवियन एकेडमी के शूरवीर हैं और सामने वाले से अपनी पहचान बताने को कहता है।
कोहरे से एक घायल लड़की निकलती है। वो खुद को ट्रेसलेस, गिल्ड की एडवेंचरर एंड वुडवर्क बताती है और मदद मांगते मांगते बर्नार्डो की बाहों में गिर पड़ती है। वो बताती है कि उसकी टीम पर शैडो बीस्ट्स ने हमला किया। ये सुनकर शूरवीर हैरान रह जाते हैं, क्योंकि रास्ते में उन्हें एक भी जादुई जीव नहीं मिला था। डेल्बर्ट घमंड से कहता है कि शायद वे उनकी ताकत से डरते हैं। विनफर्ड बताता है कि वे रेनी जा रहे हैं और अगर रास्ता पड़े तो उसे साथ ले जा सकते हैं। गैरी को आश्चर्य होता है कि वे सीधे नाइट एकेडमी क्यों नहीं जा रहे। डेल्बर्ट सुनकर बताता है कि बच्चों को सीधे युद्ध क्षेत्र में नहीं भेजा जा सकता, क्योंकि एकेडमी सीमा पर है और कभी भी हमला हो सकता है। विनफर्ड समझाता है कि पहले उन्हें रेनी में लगभग 10 साल तक बुनियादी प्रशिक्षण लेना होगा, फिर एकेडमी भेजा जाएगा। 10 साल सुनकर आरवाई स्तब्ध रह जाता है। एक ड्रैगन के लिए ये कम समय है, लेकिन इंसान के लिए बहुत लंबा, और वो सोचता है कि क्या उसके पिता इतना इंतजार कर पाएंगे। गैरी शैडो बीस्ट्स के बारे में सोचकर घबरा जाता है, क्योंकि वही उसके पिता पर भी हमला कर चुके थे। तभी अचानक तेज आवाज आती है और सब सतर्क हो जाते हैं। विनफर्ड चेतावनी देता है कि कुछ बड़ा आ रहा है। झाड़ियों के पीछे से ड्रॉप बियर किंग निकलता है, जो अब शैडो बीस्ट बन चुका है। तीनों शूरवीर लड़ाई के लिए तैयार हो जाते हैं। बीस्ट अचानक बर्नार्डो पर झपटता है और वो बच नहीं पाता, लेकिन उसी क्षण आरवाई बिजली की तरह पहुंचकर उसे मार गिराता है और शूरवीर की जान बचा लेता है। बर्नार्डो बच्चों को खुद को सुरक्षित रखने को कहता है, जबकि विनफर्ड को अजीब लगता है कि ड्रॉप बियर किंग हिल क्यों नहीं रहा, मानो किसी चीज का इंतजार कर रहा हो। इसी बीच गैरी दूसरे शैडो बीस्ट से लड़ते हुए घायल हो जाता है। तभी ड्रैगन बॉय पीछे से वार कर बीस्ट को काट देता है और गैरी को चेतावनी देता है कि सावधान रहें, क्योंकि ये ड्रॉप बियर्स डिमोनिक बीस्ट से कहीं ज्यादा ताकतवर हैं।